हाय एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो कॉन्टेस्ट हुआ था बाइनरी सर्च के ऊपर, उसके सारे प्रॉब्लम एक एक करके डिस्कस करूंगा मैं। जो यार मेरा इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है वो हमने अलग वीडियो में कवर करा है, क्योंकि इंटरेक्टिव प्रॉब्लम एक अपने में ही अलग टॉपिक है, लेकिन उसमें एक बाइनरी सर्च का एक अच्छा क्वेश्चन मिला था, तो मेरे को लगा कि वो प्रॉब्लम भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि तुमने देखा होगा बहुत सारे कॉन्टेस्ट में इंटरेक्टिव प्रॉब्लम आते हैं बहुत बारी, लेकिन हमने एक भी बार उसको करा नहीं होता है, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट सीन होते हैं। तो आज हम एक इंटरेक्टिव प्रॉब्लम भी अलग से देखेंगे और उसको छोड़ के बाकी के सारे प्रॉब्लम्स मैं आज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो अपने कॉन्टेस्ट का ए प्रॉब्लम था इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स। इसमें बेसिकली तुम्हें दे क्या रखा था कि तुम्हें एक एरे दे दिया होगा। बेसिकली हमको एक ड्रिंक खरीदनी है दुकान पे जाके, और हर दुकान पे वो कितने रुपए की मिलेगी ये हमें एरे के फॉर्म में दे रखा है। तो हमें बताना है कि करंटली अगर हमारे पास एम रुपीज़ हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम कितने दुकान से वो ड्रिंक खरीद सकते हैं, मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो डायरेक्टली मैं इसके अप्रोच पे जाता हूँ। तो यार सबसे पहले हमें इसमें क्या करना था, हमें इसमें सबसे पहले एरे सॉर्ट कर देना था, ताकि हमें ये पता लग जाए कि यार कहाँ तक की एरे की रेंज हमारी किस नंबर तक को कवर करती है। जैसे कि अगर हम एरे को पूरा सॉर्ट कर लेते हैं, तो अगर मेरा 8 थर्ड इंडेक्स पे आता है, तो मेरे को पता है थर्ड इंडेक्स तक 8 से छोटे और 8 के इक्वल नंबर ही मेरे प्रेजेंट होंगे एरे के अंदर, अगर मेरा एरे सॉर्टेड है। तो अगर मेरे पास 8 रुपीज़ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ा है, तो मेरे को अगर देखना हो कि मैं कितने दुकान से शॉपिंग कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली क्या ढूंढ लूँगा, 8 की कौन सी ऐसी लास्ट पोजीशन है जहाँ पे 8 प्रेजेंट है, उसके उसको इंक्लूड करते हुए उसके पीछे की जितनी भी पोजीशंस होगी, वो सारे दुकान में से मैं कोई भी दुकान में से अपना सामान खरीद सकता हूँ, और वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यार बाइनरी सर्च इसमें कैसे लग सकता था, इजीली हो सकता था ये क्वेश्चन, कि हम कोई भी एक इंडेक्स अज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि हमने मिड इंडेक्स ले लिया पूरी रेंज का, और मान लो हमें 8 रुपीज़ के लिए ही सर्च करना है, कि हमें 8 रुपीज़ देखना है। तो यार हम बाइनरी सर्च में वो मैक्सिमम पोजीशन एरे की ढूंढते हैं जहाँ पे 8 हमारा प्रेजेंट है। तो बाइनरी सर्च हम बार बार ही करते जाते हैं, और जो हमारी बाइनरी सर्च में रेंज में हमेशा मैक्सिमम पोजीशन आती, वो हम आंसर में स्टोर कर लेते। अगर हमारा जो करंट पोजीशन पे हमारा एलिमेंट है वो अगर बड़ा होता, तो हम अपनी रेंज को राइट साइड से शिफ्ट कर देते। अगर रेंज हमारी छोटी होती, तो हम उसको लेफ्ट साइड से शिफ्ट कर देते। तो यार बाइनरी सर्च ऐसे तो हो सकता था, लेकिन बाइनरी सर्च का जैसे मैंने इनबिल्ट फंक्शन बताया था तुम्हें, एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड, तो ये सोल्यूशन मैं उसको लेके बताने वाला हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन पार्ट। तो यार कोडिंग देख लेते हैं डायरेक्टली इसका। हमने एन इनपुट ले लिया, वेक्टर इनपुट ले लिया, और वेक्टर हमने सॉर्ट कर दिया सिंपली। फिर हमने एम ले लिया कि हमारे पास कितनी क्वेरीज आएंगी, यानी कि कितनी क्वेरीज उसने पूछी हैं, कितने पर्टिकुलर ऐसे टाइम होंगे जिसके लिए हमें आंसर देना है कि कितने दुकान से हम चीज़ें खरीद सकते हैं। तो एम क्वेरीज होंगी वो। तो उसके बाद हमें हर एक क्वेरी में एक क्यू इनपुट मिलेगा, यानी कि जो मनी हमारे पास पड़ी हुई है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि अपर बाउंड देख लो वी पूरे एरे के अंदर, अपर बाउंड जहाँ पे क्यू या क्यू से बड़ा एलिमेंट मेरा प्रेजेंट है। अपर बाउंड बेसिकली करता क्या है, वो पहला इंडेक्स तुम्हें बताएगा जहाँ पे जो गिवन इनपुट तुम्हारा नंबर होगा उससे बड़ा पहली बारी जो नंबर आया होगा एरे में, किस पोजीशन में आया होगा, अपर बाउंड तुम्हें वो रिटर्न में देता है। तो हमें 3 पोजीशन रिटर्न में मिल गया। अब मेरे को ये पता लगाना था यार कितने दुकान का रेट 8 या 8 से कम है। तो मेरे को एक आगे का अगर पता लग गया, इसमें से मैं स्टार्टिंग इंडेक्स अगर माइनस कर दूं, जो हमेशा वी डॉट बिगिन होगा, तो हमेशा मेरे क्या आ जाएंगे, बीच के एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं इन दो रेंज के बीच। जैसे 3 मेरा आ गया अपर बाउंड से, और 0 आ गया मेरा बिगिन से, तो इनके बीच में कितने एलिमेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस से मेरा आंसर हमेशा आ जाएगा। तो सिंपल सा कोड था इसका, अपर बाउंड करना था वेक्टर में, और क्यू एलिमेंट के लिए अपर बाउंड यूज करते हम, और माइनस वी डॉट बिगिन कर देते, तो हमारे ये प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाता। तो यार नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बेसिकली क्या करना था, हमें टीम फॉर्म्स करनी थी आईसीपीसी के लिए, और टीम्स के नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हम कर सकते थे उतना हमें करना था। एक टीम में क्या हो सकता था, एक टीम में यार हमारा एक कोडर होना चाहिए और एक मैथमेटिशियन कम से कम होना चाहिए, और तीसरा मेंबर कौन सा है फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास कुछ चीज़ें पहले से ही गिवन है कि हमारे पास टोटल कितने कोडर्स हैं, टोटल कितने मैथमेटिशियंस हैं, और बाकी के बचे हुए नंबर जिनको, मतलब ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता, वो कितने हैं, ये तीनों इनपुट में हमें मिला हुआ था। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम हमें फॉर्म करना था, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कैसे कर सकते हैं।
तो यार ब्रूट फोर्स से या किसी और तरीके से भी ये हो सकता था, लेकिन बाइनरी सर्च से इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसा कि मैंने अपनी बाइनरी सर्च की वीडियो में बताया था कि हम आंसर पे भी बाइनरी सर्च हमेशा लगा सकते हैं। तो इसमें भी हम ये करेंगे कि हम कोई एक आंसर एज्यूम कर लेंगे कि मान लो से मैंने कहा कि मैं कोई एक एक्स टीम मान लेता हूँ कि मेरे इतनी नंबर ऑफ टीम्स बनेगी, और उसके बाद मैंने बस ये सिंपल कंडीशन देख ली कि क्या उतनी टीम बन सकती है, तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। अगर नहीं बन सकती तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। अगर उतनी टीम मेरी बन सकती है तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि मैं और बनाऊँ। अगर उतनी टीम मेरी नहीं बन सकती तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को टीम को घटाना पड़ेगा। तो यानी कि या तो हम बढ़ा सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, या तो हम घटा सकते हैं। तो यानी कि साफ साफ ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन बन जाता है। यार रेंज की अगर मैं बात करूँ तो टीम को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे ज़्यादा आइडल केस हमारा क्या रहेगा कि जितने भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ना कोडिंग आती है ना मैथमेटिक्स आती है, उसको हम इंक्लूड करें टीम में, और एक एक ही मैथमेटिशियन और कोडर को इंक्लूड करें। ये हमारी आइडल केस होगी। तो यार मिनिमम नंबर ऑफ टीम हमारी कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। कि यार मान लो कि इतने भी हमारे पास नहीं है बच्चे कि एक भी टीम बन पाए, तो 0 हो गई। मैक्सिमम हमारे पास कितनी टीम्स हो सकती है? तो यार मैंने कहा सी और एम का जो भी मैक्सिमम आएगा मेरे पास मैक्सिमम उतनी ही टीम हो सकती है, क्योंकि हर एक टीम में तुम्हारा सी और एम तो होना ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। तो हमने मैक्सिमम टीम की रेंज निकाल ली, तो ये हमारा एल बन गया बाइनरी सर्च का, ये हमारा आर बन गया। अब उसके बाद बाइनरी सर्च में हमने देख लिया कि मान लो हमारा एक्स नंबर ऑफ टीम्स बनती है, मिडल हमारा एक्स आता है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी एक्स नंबर ऑफ टीम बन गई। तो वो कंडीशन क्या होगी जिससे हमें पता चलेगा कि यार इतनी टीम पॉसिबल है या नहीं है? तो वो सिंपल सी कंडीशन होगी, अगर एक्स नंबर ऑफ टीम्स बनी है तो मेरा सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए, कि उतने तो कोडर मेरे होने चाहिए। अगर हर एक कोडर हर एक टीम में प्रेजेंट है तो मेरा एम भी उतना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू उतना होना चाहिए। अब जो एक्स की बात आती है तो इसमें कंडीशन आ जाती है। मान लो मेरा एक्स यहाँ पे, ये मैं एक्स उस एक्स को डिनोट कर रहा हूँ यार कि ऐसे बच्चे जिनको ना कोडिंग आती है ना मैथमेटिक्स आती है, और ये जो ये वाला एक्स है ये मेरा बेसिकली बता रहा है कि कितने टीम्स मैंने बनाए हैं। तो मैंने कहा 3 इंटू जितने मैंने टीम्स बनाए हैं उसमें से माइनस कर दो सी प्लस एम। अब ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई है? तो यार देखो ऐसा है कि मैंने कहा कि यार एक कोडर तो चाहिए मेरे को पर टीम, और एक मैथमेटिशियन मेरे को पर टीम चाहिए, और मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मैंने एक्स टीम कुछ बना ली। टोटल टीम में 3 मेंबर होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए मेरे? 3 इंटू एक्स। इतने मेरे टोटल नंबर हैं, उसमें से मेरे एक्स कोडर हो गए और एक्स मैथमेटिशियंस हो गए। अब मेरे को एक्स वो उन बच्चों की कंडीशन चाहिए जिनको ना मैथमेटिक्स आती है और जिनको ना कोडिंग आती है, तो वो कम से कम मेरे कितने होने चाहिए? तो उसके लिए मैंने कहा कि जितने मेरे टोटल बच्चे हैं उसमें से मेरी ये दो रिक्वायरमेंट अगर पहले से पूरी हो रही है कि मेरे पास कोडर इनफ है, मेरे पास मैथमेटिशियन इनफ है, तो मैं उनको भी ऐड एक्स्ट्रा कर सकता हूँ जो मेरे एक्स्ट्रा है। मान लो सी में मेरा x प्लस 2 होता, मतलब सी मेरे x से कुछ ज़्यादा होता, तो मैंने कहा मैं किसी टीम में कोडर भी सिर्फ भेज सकता हूँ। ये भी हो सकता है किसी टीम में एक से ज़्यादा कोडर हो, 2 कोडर और एक मैथमेटिशियन हो, और ये हो सकता है कि 2 मैथमेटिशियन और एक कोडर हो। तो ऐसे भी करके मेरी टीम आराम से बन सकती है। तो उस कंडीशन में मैंने टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे हमारी सारी टीम में वो निकाल लिया, माइनस हम कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइनस करते हैं सी प्लस एम। इन दोनों की कंडीशन रिक्वायर्ड फुलफिल हो चुकी थी, तो मैंने कहा जितने भी ये एक्स्ट्रा हैं वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो मिनिमम टू मिनिमम हमें कितने ऐसे बच्चे चाहिए होंगे जिनको ना कोडिंग आती है ना मैथमेटिक्स आती है? तो वो आ जाएगा हमारा 3 इंटू टोटल टीम्स जितनी बनी है माइनस सी प्लस एम। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे तो इजीली हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से इसका कोड भी देख लेते हैं। सी एम एक्स हमारे जो कोडर मैथमेटिशियन और जो ऐसे बच्चे थे दूसरे वाले जिनको कुछ नहीं आता, वो हमने इनपुट ले लिया। हमने रेंज डिसाइड कर लिया अपनी बाइनरी सर्च की, वाइल लूप लगाया लेस देन इक्वल्स टू आर, जब तक चलता रहेगा। मिडल से हमने निकाल लिया कि हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारे मिडल टीम्स बन चुकी हैं। तो ये कंडीशन जो मैंने वहाँ पे स्टेट करी सिंपल वही कंडीशन है, हम आंसर में मिडल अपना सेव करवाते जाएंगे। कि मान लो अगर मेरी एक्स नंबर ऑफ टीम बन गई, तो मेरे को तो यार ग्रेडिली सोचना है कि मेरे को एक्स नंबर ऑफ टीम बन गई तो मैं अभी थोड़ी रुकूंगा, मैं चाहूँगा और भी ज़्यादा बनाऊँ। तो मैंने रेंज को अपनी छोटे वाले रेंज को बढ़ा दी कि अब मैं मिडल को और बढ़ाऊंगा। और मान लो किसी कंडीशन में ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि वो नंबर ऑफ टीम मेरी नहीं बन सकती है, तो उस केस में मैं अपनी रेंज को कम कर दूंगा, और फाइनली जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो मेरा एब्सोल्यूट आंसर देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की अपने फ्रोडो एंड पिलोज। इसमें बेसिकली क्या दे रखा था तुम्हें, एन हॉबिट्स हैं और एन बेड्स लगे हुए हैं, और तुम्हारे पास एम नंबर ऑफ पिलोज हैं। हर एक हॉबिट को एक पिलो तो मिनिमम टू मिनिमम चाहिए ही चाहिए। फ्रोडो नाम का एक हॉबिट है,
हम उसको फेवर करेंगे। हम क्या फेवर करेंगे कि मान लो मैंने n पिलोज तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, सबके लिए एक एक तो दे दिए। अब जितने भी बचे हुए पिलोज हैं मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉडो को मिले, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि किसी भी एक पर्टिकुलर हॉबिट की अगर मान लो x नंबर ऑफ पिलोज हैं तो उसके जो एडजेसेंट हॉबिट होंगे उनके पिलोज x-1 से छोटे नहीं होने चाहिए। वो x हो सकता है, वो x-1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी एडजेसेंट से हमारा एक से कम छोटा कभी भी नंबर ऑफ पिलोज नहीं होने चाहिए थे। तो वो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पिलोज होगा जो मैं अपने फ्रॉडो को दे सकता हूँ, और हमारा जो फ्रॉडो है वो कौन से नंबर ऑफ बेड पे सो रहा है, वो kth नंबर ऑफ बेड पे सो रहा है n में से। तो इसको थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं थोड़े टेस्ट केसेस लेके। मान लो ये पहला टेस्ट केसेस है, इसमें 7 बेड हमारे पास लगे हुए हैं और फ्रॉडो हमारा बीच में सो रहा है, k यहाँ पे है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरी पिलोज की कैसे होनी चाहिए थी कि k अगर मैंने मान लो kth बेड मेरा यहाँ पे है, इसको मैंने k पिलोज दे दिए, तो इसके बगल वाले पे कम से कम कितने होने चाहिए k-1। इसके बगल वाले पे कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, k-2 k-3। इसी तरह राइट साइड भी शिफ्ट होगा। मान लो हमारा डिजायर्ड के सेकंड केस में इधर पड़ता है, यानी कि लेफ्ट में इसके कम है और राइट में इसके ज़्यादा हैं, तो फिर भी हमारी वही रेंज बनती जाएगी कि k-1 k-2 k-3 k-4। अब नंबर्स की अगर हम बात करें, के से तो थोड़ा कम विजुअलाइज हो पा रहा है, लेकिन नंबर्स की अगर बात करें तो मान लो कि ये मेरा kth बेड है और फ्रॉडो को हमने 5 पिलोज अभी दे रखे हैं। तो बाकी के पिलोज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे ताकि कोई भी हॉबिट हमारा नाराज ना रह जाए। तो अगर मैंने इसको 5 दिए हैं तो इसको कम से कम 4 मेरे को देने पड़ेंगे, इसको कम से कम 3 मेरे को देने पड़ेंगे, इसको 2 देने पड़ेंगे, इसको 1 देने पड़ेंगे। एक बार 1 मैंने दे दिया तो यार आगे जितने भी बंदे होंगे उनको मिनिमम 1 तो चाहिए ही चाहिए, तो आगे वाले को सबको 1 मेरे को देना ही पड़ेगा। और इस साइड की मैं बात करूँ तो 5 मैंने इसको दिया है तो इसको 4 देना पड़ेगा, इसको 3 देना पड़ेगा, फिर हमारे पास बेड ही खत्म हो जाते हैं, तो और कोई कंडीशन नहीं रहती। तो इस प्रॉब्लम में हम कैसे आंसर को निकाल सकते थे? तो यार सिंपल वही अप्रोच बार बार ही लग रही है यार हर क्वेश्चन में, कि तुम देख रहे हो कि बाइनरी सर्च से हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, हर प्रॉब्लम में हम यही सीखेंगे। अब इसमें भी हमें कोई एक नंबर दे देना था kth वाले को, और मान लो हमने वो x नंबर ऑफ पिलोज अपने kth वाले को दे दिया, तो फिर हम सिंपल बाइनरी सर्च से ये डिसाइड करते कि x वाले को हम कितने पिलोज दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम सिंपल यही देख लेते कि अगर हमने x पिलोज अपने kth बेड को दे दिया तो क्या पॉसिबल है कि ऐसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ रिमेनिंग पिलोज की कि मेरा कोई भी हॉबिट नाराज ना रह जाए। अगर वो चीज़ पॉसिबल होगी तो आंसर में मैं अपने वो x को स्टोर कर लूँगा और मैं सोचूंगा क्या कि मैं x को और कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो यही अप्रोच मेरे को करनी थी। और मान लो किसी पर्टिकुलर x के लिए मेरा आंसर सेटिस्फाई नहीं करता, कि मेरी ऐसी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि जिसमें सारे हॉबिट को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ, तो मेरे को पता है यार कि मैं इतने ज़्यादा पिलो x को kth प्लेस के बेड को नहीं दे सकता, तो उस केस में मैं बाइनरी सर्च अपना कम की साइड लेके जाऊंगा। तो सिंपल बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम था। बस इसमें ट्रिकी पार्ट क्या था, तुम्हें ये कंडीशन कैसे चेक करनी है कि लेफ्ट को कितना मिले और राइट को कितना मिले, इस चीज़ की इक्वेशन निकाल लेनी थी। अगर वो चीज़ तुम आसानी से कर लेते तो काफ़ी इजी हो जाता है ये प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं यार कि लेफ्ट के लिए और राइट के लिए रिक्वायर्ड क्या होता। तो मैंने कहा कि मैं किसी एक साइड को पर्टिकुलरली मान के चलता हूँ कि कुछ रेंजेस मानते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या चाहे वो राइट हो। अगर मैंने इसको x पिलोज दिए हैं तो इसके नेक्स्ट वाले को मैं x-1 कम से कम दूंगा ही दूंगा। और मैं क्या चाहता हूँ यार, मैं इसको सबसे ज़्यादा देना चाहता हूँ, तो इसके बगल वालों को मैं क्या चाहूँगा जितना कम से कम पॉसिबल हो मैं उतना ही दूँ। उसी केस में मेरा मैक्सिमम मैं x को kth पोजीशन वाले बेड को मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिलो दे पाऊँगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैंने इसको x दिया तो मैं इसको x-1 दूंगा। जैसे मैंने इसको 5 दिया तो मैं इसको 4 दूंगा, फिर मैं इसको 3 दूंगा, फिर मैं इसको 2 दूंगा, फिर मैं इसको 1 दूंगा, फिर आगे वालों को तो मैं 1 दूंगा ही दूंगा। लेकिन मेरे को ये इंश्योर करना है कि यहाँ तक तो मैं एक सीरीज़ में बांटता चला जाऊँ। ये सीरीज़ तुम्हें दिख रही होगी n नेचुरल नंबर। अगर मैंने इसको x दिया है तो मैं x-1 का जो नेचुरल नंबर का सम होगा वो पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इस लेंथ में, और बाकी का बचा हुआ जो लेंथ होगा उसमें मैं 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो लेफ्ट वाले पार्ट के लिए मेरा सिंपल फॉर्मूला क्या बना कि रिक्वायर्ड कंडीशन में क्या देखूंगा कि अगर लेफ्ट वाले का साइज मेरा
अब साइज मेरे को कैसे पता चलेगा लेफ्ट वाले का, मान लो केथ बेड है तो k-1 करेंगे तो लेफ्ट में कितने बेड है वो हमारा इजिली आ जाएगा, और राइट में इसके कितने बेड है वो आ जाएगा n-k करके। तो राइट में कितने बेड है और लेफ्ट में कितने बेड है ये हमने दो वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मान लो लेफ्ट और राइट में। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट की रिक्वायरमेंट हमारी मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो x-1 से इक्वल या फिर बड़ा है। x-1 से कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि मान लो मैं 4 से स्टार्ट होता हूँ तो 4 3 2 1, तो यानी कि x-1 ही हो गया ना ये लेंथ। तो मैंने कहा इस लेंथ से अगर लेफ्ट वाला मेरा बड़ा है या फिर इक्वल है तो उस केस में मेरा आंसर क्या होना चाहिए, लेफ्ट वाले पार्ट को मिनिमम क्या देना चाहिए। तो x इंटू x-1/2, ये जो मेरी रेंज हुई x-1 की नेचुरल सम की रेंज जो हुई ये मैं दे दूंगा इसको। और बाकी ये जो पूरा लेफ्ट था इसमें से अगर मैं अब x-1 माइनस कर दूं कि इनको तो मैं दे चुका, फिर जितने बाकी बचे हुए नंबर होंगे उन सबको 1 देना है। तो x इंटू x-1/2 मैं दे दूंगा, फिर प्लस लेफ्ट में से माइनस क्या करना है मेरे को, x-1 माइनस करना है। यहाँ पे थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे x-1 होगा। तो x-1 एलिमेंट मैंने माइनस कर दिया तो जितने भी बचे हुए एलिमेंट होंगे उन सबको 1 दे दिया, तो लेफ्ट की हमारी जो नेसेसिटी कंडीशन होगी वो फुलफिल हो जाएगी। तो यार चाहे मेरी साइड राइट की हो चाहे मेरी साइड लेफ्ट की हो, जब भी कोई साइड का साइज हमारा x-1 से बड़ा या इक्वल होगा तो उसके लिए हमारा यही फॉर्मूला आएगा। मैंने ये एग्जांपल ऐसा लिया है कि लेफ्ट वाला मेरा ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा और राइट वाला मेरा दूसरा क्राइटेरिया फॉलो करेगा ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। तो राइट वाले में देख रहे हो तुम x-1 से हमारा साइज कम है, दो ही केस बन सकते हैं, या तो साइज कम होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए मिनिमम कितने पिलोज रिक्वायरमेंट होंगे उसका फॉर्मूला हमने देख लिया, आई होप इजिली समझ आ गया होगा। अब राइट वाले पार्ट के लिए देखते हैं। राइट वाले पार्ट के लिए मैंने कहा कि यार बेसिकली क्या था, हमारा k यहाँ पे था और राइट में हमारे दो एलिमेंट है यानी कि x-1 से कम है। मान लो अगर x के इक्वल ये होते तो मेरा सम क्या आता, मेरे राइट वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती। अगर ये x-1 के इक्वल होता तो मैंने कहा ये राइट वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट होती x इंटू x-1/2। ये तो एग्री करते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मेरे को सम चाहिए होता तो वो होती ये रिक्वायरमेंट। लेकिन इसमें से अब मेरे को ये स्टार्टिंग के दो एलिमेंट नहीं चाहिए, तो इसको मैं अगर माइनस कर दूँ टोटल में से तो मेरा ये बीच का क्या एलिमेंट है ये आंसर आ जाएगा, और ये होगा मेरा राइट वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। बीच का ये क्या पार्ट है, तो यार ये भी हमारा n नेचुरल नंबर का सम बन रहा है, लेकिन n नेचुरल नंबर का कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। तो मैंने कहा x-1 ये पूरा था, उसमें से हमने कुछ राइट पार्ट का रिड्यूस कर दिया कि मान लो उल्टा सोचते हैं हम, हमें ये चीज़ फाइंड करनी होती। तो टोटल में से मैं ये राइट पार्ट अगर रिड्यूस कर दूँ तो मेरा ये पार्ट आ जाएगा। तो मैंने ये पार्ट का सम कैसे निकाला, x-1 मेरा टोटल था माइनस मैंने राइट कर दिया इंटू x-right/2 यानी n इंटू n+1/2 जो हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। इस केस में हमारा n क्या है, इस केस में हमारा n है x-1 माइनस राइट। तो हमने ये पार्ट अगर इसमें से रिड्यूस कर दिया तो हमारा ये पार्ट आ गया रिक्वायरमेंट। तो हमारे को पता चल गया राइट पार्ट को मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है। अब हमने लेफ्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट निकाल ली और राइट पार्ट की रिक्वायरमेंट निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिक्वायरमेंट को अगर हम ऐड कर दें तो x हमने kth प्लेस को दे दिया था, टोटल पिलोज हमारे पास m थे, तो m में से मैं अगर x मान माइनस कर दूं तो रिमेनिंग पिलोज मेरे आ जाते हैं। अगर वो रिमेनिंग पिलोज ज़्यादा या फिर इक्वल होंगे हमारे रिक्वायर्ड पार्ट से तो यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरी सक्सेसफुल हो गई, मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो मेरी लेस होगी तो मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जब जब मेरी सक्सेसफुल होगी मैं चाहूँगा अपने नंबर को और बढ़ाना, तो बाइनरी सर्च में हम अपनी रेंज को आगे की साइड बढ़ाएंगे, और अगर मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा तो हम अपनी रेंज को पीछे की साइड बढ़ाएंगे। तो सी में हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है तो कोड काफ़ी जल्दी समझ जाएंगे। तो पहली हमारी बेस कंडीशन क्या होगी कि जब हमारा n = 1 हो कि हमारे पास एक ही हॉबिट है तो यार फ्रोडो ही होगा वो अपना, तो सारे पिलोज हम उसको दे देंगे और वो खुश रहेगा। फिर हमने रेंज डिसाइड करी l = 0 r = m कि कम से कम हम अपने
फ्रोडो को कितने दे सकते हैं, 0 पिलोस, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने दे सकते हैं, m के m पिलोस हमने फ्रोडो को दे दिए। आंसर में मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया कि यार ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन तो होगी ही कि मैं एक एक पिलोस दे पाऊँ सबको, तो मैंने आंसर 1 से इनिशियलाइज कर दिया। मैंने मिड निकाला और मिड के लिए मैंने फंक्शन बना लिया कैन मिड। अगर मेरा पॉसिबल होगा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन तो आंसर में मैं मिड स्टोर कर दूंगा और रेंज को अपने आगे की साइड बढ़ा दूंगा। अगर मेरा पॉसिबल नहीं होगा तो रेंज को मैं पीछे की साइड घटा दूंगा। अब कैन फंक्शन देख लेते हैं। तो कैन फंक्शन सिंपली एक बूल फंक्शन है मेरा, जिसमें मैं x पास करता हूँ कि मैंने x पिलोज अपने फ्रोडो को दे दिए हैं। तो लेफ्ट पार्ट का साइज क्या होगा, x k माइनस 1, राइट पार्ट का साइज कितना होगा, n माइनस k। रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, m में से मेरा x चला गया तो ये मेरे रिमेनिंग हो गए। तो मैंने कहा कि अगर लेफ्ट पार्ट मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 1 है तो जो फॉर्मूला हमने देखा था वही सिंपल फॉर्मूला मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 1 नहीं है तो जो सेकेंड फॉर्मूला है मेरा वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जैसा कि हमने देखा था यार, पार्ट राइट हो या लेफ्ट हो दोनों की कंप्यूटेशन सेम तरीके से होती है। किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन में हमारे रिमेनिंग पिलोज लेस देन 0 आ जाते हैं तो हम वहीं पे फंक्शन को फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। राइट पार्ट के लिए भी हम सेम काम करेंगे जो हमने लेफ्ट पार्ट के लिए काम करा था, और फिर इसमें हम फाइनली चेक कर देंगे। अगर रिमेनिंग हमारा लेस देन 0 आता है तो फॉल्स, अगर ये नहीं आता तो यानी कि सक्सेसफुल हो गया और ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। डी प्रॉब्लम था हमारा पाइपलाइन के ऊपर। बेसिकली प्रॉब्लम था ये, हमारी एक मेन पाइपलाइन आ रही है लेकिन हमें उसमें से n कनेक्शंस जोड़ने हैं। कुछ इस तरीके से मान लो ये मेन पाइपलाइन है, हमें 4 कनेक्शंस जोड़ने हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ सॉकेट्स दे रखे हैं कि जैसे ये एक तरह का सॉकेट है जिसके 4 आउटलेट्स हैं। तो अगर ये मैं सॉकेट अपने मेन कनेक्शन से जोड़ देता हूँ तो वो एक जो आ रहा था वो कितने में डिवाइड हो जाएगा, 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कुछ सॉकेट्स रखे हुए हैं। हमें ये बताना है कि अगर हमें n कनेक्शन चाहिए, कि अगर हमें ऐसे आउटलेट n चाहिए तो मिनिमम नंबर ऑफ ऐसे सॉकेट्स मेरे को कितने यूज़ करने पड़ेंगे, और सॉकेट्स हमारे पास किस फॉर्म में होंगे। हमें एक k दे रखा होगा कि k आउटलेट का सॉकेट हमारे पास पड़ा है, तो k होगा हमारे पास, उससे छोटे वाला भी होगा, उससे छोटे वाला 2 से स्टार्टिंग होगी सॉकेट की, यानी कि 2 आउटलेट वाला सॉकेट होगा, फिर 3 आउटलेट वाला सॉकेट होगा, फिर 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, अप टू kth आउटलेट सॉकेट। ये टोटल सॉकेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं जिनका यूज़ करके हमें n कनेक्शंस बनाने हैं। तो अगर हम n कनेक्शंस बना सकते हैं तो मिनिमम हमें ये 2 से लेके k तक में जितने भी सॉकेट हैं इसमें से सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ सॉकेट्स कितने यूज़ करके हम n कनेक्शंस बना सकते हैं, हमें ये बताना था। अगर हम नहीं बना सकते तो -1 प्रिंट करवाना था। यार फटाफट से इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। ऐसे प्रॉब्लम में डायग्राम बनाओगे तो यार जल्दी समझ आएगा। मान लो मेरे पास k इक्वल्स टू 5 दिया हुआ था, तो मेरे पास सॉकेट कैसे पड़े होंगे, 5 कनेक्शन वाले, 4 कनेक्शन वाले, 3 कनेक्शन वाले, 2 कनेक्शन वाले। तो मैं कहता हूँ यार मेरे को अगर मैक्सिमम देखना है कि यार मेरे पास k इक्वल्स टू 5 है तो इससे मैं मैक्सिमम कितने बना सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, 5 वाले में मैंने 4 वाला जोड़ दिया, 4 वाले में मैंने 3 वाला जोड़ दिया, 3 वाले में मैंने 2 वाला जोड़ दिया। तो जब भी हम किसी भी एक सॉकेट में कोई दूसरा सॉकेट जोड़ते हैं तो यार हमारा एक कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। तो 5 के लिए हमारा 4 आउटलेट देगा, ये 4 वाला हमारा 3 आउटलेट देगा, 3 वाला हमारे 2 आउटलेट देगा, लेकिन लास्ट वाला हमेशा 2 आउटलेट देगा। तो हमारा टोटल कितने आउटलेट्स बन जाएंगे k के लिए, तो तुम्हें पता लग रहा है 4 3 2। यहाँ पे अगर 1 होता तो नेचुरल नंबर का सम हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 से एक एक्स्ट्रा है। तो मेरा क्या सम हो जाएगा, k इक्वल्स टू 5 है लेकिन हमारा सम 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि k इंटू के माइनस 1/2 नेचुरल नंबर का सम प्लस एक एक्स्ट्रा जो ये लास्ट वाला दे रहा है। तो ये हमारा टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटलेट्स कितने हो सकते थे सारे सॉकेट्स यूज़ करके, ये हमारा मैक्सिमम ये आ गया। अगर हमारा n किसी भी कंडीशन में इतने नंबर से ज़्यादा होता है तो यार हमें पता है कि कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम कभी भी कुछ भी करके नहीं बना सकते। तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर -1 हो जाएगा। और अगर हमारा n किसी केस में मान लो इक्वल्स टू 1 होता है तो उसमें हमें एक भी सॉकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो डायरेक्ट पाइपलाइन आ रही थी हम उसी का यूज़ करेंगे। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे 2 बेस केस। नाउ सपोज करो हमारा n जो है वो इस मैक्सिमम से कुछ छोटी वैल्यू का है, तो उस केस में हम कैसे आंसर कंप्यूट कर सकते हैं। तो यार मैं कहता हूँ यार n अगर मेरा मैक्सिमम से कुछ छोटी वैल्यू का है तो मेरा फ़ायदा क्या है, मेरे को सॉकेट्स को मिनिमाइज़ करना है।
तो अगर मेरा n कुछ छोटी वैल्यू का है तो मैं क्या चाहूँगा कि यार जितने ये मैक्सिमम नंबर के ये सॉकेट्स लगे हुए हैं मैं इनको ही यूज़ करूँ, यानी कि मैं पीछे से सॉकेट्स सेलेक्ट करना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पीछे वाला बड़ा सॉकेट है ये एक बारी में मेरे को ज़्यादा आउटलेट दे देगा। तो n के पास मैं जल्दी कैसे पहुंचूंगा? अगर मैं इस सम की बात करूं 4 + 3 + 2 + 2, तो इसके सफिक्स पे अगर मैं वर्क करूं कि मेरे को इतना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये मेरा काम 3 में ही कर देगा। अगर मैं यही प्रीफिक्स की अगर मैं बात करता कि मैं स्टार्टिंग से चलता तो मेरे को ज़्यादा नंबर ऑफ सॉकेट की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे सॉकेट छोटे हैं, तो हम हमेशा सफिक्स के सम पे वर्क करेंगे। मान लो यार मैं दो सफिक्स की बात करता हूँ, जो हमारा 5 वाला था k = 5 के लिए, उसको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। एक मैं ये 5 वाला के पास 4 वाला जोड़ देता हूँ और उसके बाद ये 3 और 2 अपना अलग जोड़ देता हूँ, मतलब ये वाला सॉकेट का कनेक्शन अलग और ये वाला सॉकेट का कनेक्शन अलग। तो इस सॉकेट में अगर मैंने ये नीचे वाले कनेक्शन सारे हटा दिए तो मेरा सम आता है 8, और अगर इस सॉकेट को हम इंडिविजुअली देखें तो मेरा सम आता है 4। तो यार मैं अगर ऊपर वाली की बात करूँ तो यार इसमें 8 सॉकेट्स 8 आउटलेट्स आ जाते हैं मेरे आराम से, किसके अंदर? दो सॉकेट के अंदर आ जाते हैं। मेरे को बस दो सॉकेट की यूज़ करनी पड़ी और मैं 8 आउटलेट तक जोड़ सकता हूँ, ये मेरे मैक्सिमम है। तो अगर मेरे को n कभी भी 1 से 8 के बीच में आएगा तो मेरे को कितने मिनिमम सॉकेट, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने सॉकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि मेरा आंसर सफिशिएंट हो? तो मैं कहता हूँ 2 की रिक्वायरमेंट होगी। अब 2 की कैसे होगी? तो यार अगर मैं 8 इनसे बना सकता हूँ, इन बड़े वालों से बना सकता हूँ, तो 8 से छोटे मैं आराम से 2 सॉकेट से बना सकता हूँ, या फिर ये भी हो सकता है किसी केस में मैं एक ही सॉकेट के यूज़ से अपना n बना सकता हूँ। यानी कि मेरे को अब पता है कि यार कभी भी मेरा ये 2 की रेंज जो है उसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगी मेरी वैल्यू सॉकेट की, क्योंकि यार सिंपल सी बात है ना कि अगर मैंने यार 2 बना लिए, मतलब 2 सॉकेट मैंने अगर जोड़ दिए और उससे मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बना सकता हूँ, तो यार मेरे को अगर 8 से कम बनाने होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 सॉकेट या फिर उससे कम सॉकेट ही चाहिए होगा हमेशा। तो अगर हम इस पे बाइनरी सर्च लगाते हैं ये अजम्पशन करके कि मान लो मैं कहता हूँ n आउटलेट्स के लिए मेरे को 2 सॉकेट्स चाहिए, तो 2 सॉकेट्स के लिए हम कंडीशन देखेंगे कि क्या किसी भी 2 सॉकेट का सम हमारा जो गिवन n है उससे कम या फिर इक्वल है। अगर उससे वो कम या फिर इक्वल होता है तो वो हम अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। अब बात आती है कि यार हम कैसे ये सम देख सकते हैं हमेशा। तो मैं कहता हूँ हमारा टोटल ये आ रहा था क्या, k इंटू में k-1/2 + 1, ये हमारा टोटल के लिए आ रहा था। तो अगर मेरे को इस पार्ट का आंसर चाहिए या फिर इस पार्ट का आंसर चाहिए इंडिविजुअली, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ तो मेरा क्या आता है, तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। k = 5 के लिए जो टोटल सम मेरा आ रहा था उसमें से ये छोटे वाले पार्ट का सम अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा रिमेनिंग क्या रह जाता है, वो मेरा इजीली निकल के आ जाएगा। तो मैं हमेशा क्या करूँगा, बाइनरी सर्च लगाऊंगा और मैं सॉकेट एज्यूम कर लूँगा कि मान लो मैं अगर इतने सॉकेट लेता हूँ तो क्या मैं n तक रीच कर पाता हूँ। अगर मान लो मेरा सम n से बड़ा आ जाता है तो मैं बाइनरी सर्च में नंबर ऑफ सॉकेट को रिड्यूस करना चाहूँगा हमेशा। अगर मेरा सम लेस देन इक्वल्स टू n आता है तो उसको मैं अपने आंसर में स्टोर कर दूंगा। और मैं क्या चाहूँगा अब कि यार मेरा नंबर ऑफ सॉकेट और कम करके देखता हूँ, क्या पता और कम करने से भी मेरा लेस देन इक्वल्स टू n आ जाए। यार जो मेरा लास्ट रिजल्ट आएगा बाइनरी सर्च से जिसमें नंबर ऑफ आउटलेट्स मेरे लेस देन इक्वल्स टू n होंगे, वो मेरे को हमेशा मेरा आंसर दे देगा। यार वो मेरे को हमेशा मेरा आंसर कैसे दे देगा, तो मैंने कहा कि यार मान लो अगर मेरा सम जो है आउटलेट्स का नंबर ऑफ सॉकेट्स के लिए n के इक्वल आ जाता है, तो इक्वल वाला कंडीशन तो हमारे लिए आइडल हो जाएगा कि यार ये n के इक्वल आ गया तो मेरा यही आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो मेरे जो सॉकेट का सम है वो लेस देन n होता है, लेकिन वो इतना भी छोटा नहीं है n से कि मैं उसको पूरा ना कर पाऊँ। मान लो अगर मेरे को n = 4 चाहिए होता तो मेरा इन दो सॉकेट से काम आराम से चल रहा था, तो मैंने आंसर में डायरेक्टली आउटपुट क्या करवा दिया, 2 करवा दिया। लेकिन मान लो अगर मेरा सम n का इससे थोड़ा सा एक ज़्यादा बड़ा होता तो मेरे को और कितने सॉकेट ऐड करने पड़ते इसमें ताकि मेरा n
अचीव हो जाए, तो मैंने कहा उसमें बस एक ही सॉकेट की लास्ट में रिक्वायरमेंट रह जाती कि हम ऊपर से कोई एक बड़ा या नीचे से कोई एक छोटा सॉकेट हमेशा उसमें ऐड कर देते, क्योंकि बाइनरी सर्च से हमने वो कंडीशन निकाल ली थी कि हमारा एक ऐसा पॉइंट आ गया था जिसमें या तो हमारे सॉकेट का सम इक्वल्स टू n हो जाएगा या फिर जस्ट उससे छोटा रह जाएगा, कि इसमें हमने कुछ भी अब ऐड करा या तो फिर वो n की वैल्यू क्रॉस कर जाएगा या तो n के इक्वल हो जाएगा। तो हम हमेशा बाइनरी सर्च ऐसी लगाएंगे कि जब तक लेस देन इक्वल्स टू n है बाइनरी सर्च लगाते जाओ, और जैसे ही हमारी जो सबसे डिज़ायर्ड सबसे कम नंबर ऑफ सॉकेट्स में हमारा लेस देन इक्वल्स टू n हो जाता है, तो वो हम चेक कर लेंगे। अगर वो n के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि यार सॉकेट का आंसर हमें मिल गया है कि इतने ही नंबर ऑफ सॉकेट्स होंगे। लेकिन अगर हमारा सम लेस देन n आता है तो हम उसमें एक सॉकेट एडिशनली ऐड कर देंगे, तो वो हमेशा हमारा रिजल्ट को आउटपुट करवा देगा। यार इस प्रॉब्लम का भी कोड देख लेते हैं। मैंने n और k इनपुट में ले लिया। n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा 0 आंसर हो जाएगा। जो नेसेसिटी कंडीशन थी कि यानी कि मैक्सिमम जितना बना सकते थे, अगर वो लेस देन n होता है तो मेरा -1 हो जाएगा आंसर। वरना हम बाइनरी सर्च लगाएंगे l इक्वल्स टू 1 से लेके r इक्वल्स टू k के लिए, कि मिनिमम एक सॉकेट यूज़ करेंगे और मैक्सिमम k सॉकेट यूज़ कर लेंगे। तो मैंने बाइनरी सर्च लगा के एक मिडल निकाल लिया, और मिडल से अब मैं ये निकालूंगा कि मान लो नीचे से मैं ये मिडल माइनस करता हूँ, इस टोटल सम में से मिडल में माइनस करता हूँ, तो ऊपर मेरा कितना सम रह जाएगा। मैंने कहा था हमेशा हम सफिक्स पे वर्क करेंगे अगर हमको कम से कम सॉकेट यूज़ करके n बनाना है तो हमने कहा कि सफिक्स पे हमें यूज़ करना है, तो टोटल सम में से मैं अपने मिडल हमेशा माइनस कर दूंगा। टोटल सम मेरा ये होगा और मिडल का सम भी लाइकवाइज यही होगा जैसा हमारा टोटल सम था। एडिशनल एक 1 हो जाएगा। अब एडिशनल 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लो हमने ये 3 वाला यहाँ से हटाया, तो पहले ये वाला सॉकेट हमारा 3 कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन अब एक कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है तो अब ये 4 कंट्रीब्यूट करेगा, तो हमारा एडिशनल 1 इसलिए होगा। तो हमने देखा क्या हमारा टोटल सम आता है नया। अगर हमारा ये नेट ग्रेटर देन n आता है तो हमने कहा है नंबर ऑफ आउटलेट्स हमें और घटाने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ आउटलेट्स हमें और घटाने के लिए क्या करना चाहिए, हम जितना माइनस कर रहे थे उससे ज़्यादा और माइनस करेंगे। तो l को हमने मिड प्लस 1 कर दिया कि नीचे से हम और ज़्यादा बड़ा प्रीफिक्स माइनस करेंगे। लेकिन अगर हमारा नेट लेस देन इक्वल्स टू n आता है तो आंसर में हम उसको सेव कर लेंगे और कहेंगे कि अब हमारा ये आ चुका है, अब हम देखते हैं इससे और काम कैसे चल सकता है, तो रेंज अपनी अपर रेंज को हम माइनस कर देंगे। तो ऐसे करते करते जो हमारे फाइनल एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि इस पोजीशन से हम आगे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इस पोजीशन से हम पीछे जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। अभी इस पोजीशन पे हम खड़े हैं तो वो पोजीशन हमारी आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो उसके हिसाब से हमारा अब नेट क्या बचता है वो हमने नेट वैल्यू में वेरिएबल में कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हमारा नेट इक्वल्स टू n रह जाता है तो हम k माइनस आंसर कर देंगे। आंसर में हमारा क्या पड़ा था कि नीचे से हम कितने सॉकेट के कनेक्शंस माइनस कर रहे हैं, तो k माइनस आंसर हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा नेट नॉट इक्वल्स टू n आता है तो ऑब्वियसली बात है नेट हमारा छोटा होगा, तो k माइनस आंसर में +1 कर देंगे तो हमारी नेट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अब यार तुम सोचोगे कि यार हमेशा हमारे को कैसे गारंटी हो रही है कि अगर हमारा छोटा रहेगा तो हमारी नेट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि हमारा गारंटी इस बात की इस वजह से रहेगी बाइनरी सर्च से हमने ये पोजीशन निकाल ली है अब अपने मिड की, मतलब कि ऐसा हम कितना माइनस करें कि हमारा आंसर जस्ट छोटा या फिर इक्वल रह जाता है। उसके बाद मेरे को अगर जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से मैं इन सारे छोटे वाले, ये जितने भी मेरे नीचे छोटे वाले हैं, इनमें से कोई भी अपना कहीं पे भी फिट कर दूंगा। जितने मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ आउटलेट्स और चाहिए होंगे तो इनमें से ही वो हमेशा मेरा आंसर होगा। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा पॉसिबल होगी कि एक सॉकेट में ही मेरा काम चल जाएगा। तो जैसा कि इंटरेक्टिव प्रॉब्लम मैंने अलग वीडियो में कवर करा है, तो हम कॉन्टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस इसमें थोड़ी सी थिंकिंग लगनी थी। इसमें बेसिकली क्या दे रखा है कि मान लो तुम्हें एक m गिवन होगा और 2 की पावर m स्ट्रिंग्स, यानी कि एक तरह से तुम्हारे पास एक सेट पड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर m के लिए तुम्हारे पास बाइनरी स्ट्रिंग पड़ी हुई है 2 की पावर m, और उसमें से मैं कुछ n स्ट्रिंग्स डिलीट कर देता हूँ। तो अब जो मेरा रिजल्टिंग सेट बचता है 2 की पावर m स्ट्रिंग में से n स्ट्रिंग डिलीट करने के बाद, उस रिजल्टिंग स्ट्रिंग के सेट को अगर मैं लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में लगाता हूँ
तो उसमें जो मेरा मिडल वाली स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, यानी कि मीडियन मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैं अगर बात करूँ 2 की पावर 3, m हमारा अगर 3 होता और मैं कुछ भी इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली इसकी बात कर रहा हूँ कि इसकी अगर हम बात करें तो लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर देखते हैं हम पहले कि कैसे आता है। तो 2 की पावर 3 के लिए हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी 0 0 0, फिर ऐसे। तो हमने देखा यार कि ये जो नेचुरल नंबर आ रहे हैं ये ऑलरेडी हमारी जितनी इनकी बाइनरी स्ट्रिंग होती है ये लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में ही सॉर्ट होते हैं, यानी कि अगर नेचुरल नंबर में तुम प्रोसीड करोगे तो वो लेक्सोग्राफिकली हमेशा सॉर्टेड रहते हैं। तो अगर हमने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करा होता तो इसका मीडियन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हमें प्रॉब्लम में ही दे रखा है, 2 की पावर m-1/2, तो वो आ जाता है 7/2 = 3। हमारा नंबर में हमने काम करा कि नंबर में हम निकाल लेते हैं कि बीच का नंबर हमारा क्या है, जो भी हमारा बीच का नंबर होगा उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी स्ट्रिंग होगी वो हमारा आंसर होगा। तो हम हमेशा ऐसे वर्क करते हैं अगर हमेशा इसमें से हमें कुछ भी माइनस नहीं करना होता। तो ये प्रॉब्लम ऐसे बहुत सिंपल हो जाती कि हम बाइनरी स्ट्रिंग पे ना वर्क करके हम इन नंबर्स के ऊपर वर्क करेंगे तो हम कंप्यूटेशन काफ़ी ईजिली कर लेते हैं। और हम इसमें देखते हैं कि अगर हमारी ये लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में पहले से ही सॉर्ट है तो अगर मैं रैंक की बात करूं कि यानी कि अगर मैं सॉर्टेड फॉर्म में इस सारी स्ट्रिंग को लगाता हूं तो कौन सी स्ट्रिंग की क्या रैंक होगी, तो वो वही रैंक होगी जो उसका इंटीजर पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग होगा। यानी कि जीरो, इस वाली स्ट्रिंग की क्या रैंक होगी, तो इसका इंटीजर पार्ट है 0 तो इसकी 0th रैंक होगी, इसकी फर्स्ट होगी, इसकी सेकंड होगी, इसकी थर्ड होगी, इसकी फोर्थ होगी, इसकी फिफ्थ होगी। ऐसे लाइकवाइज सबकी रैंक क्या होगी जो उसका इंटीजर पार्ट होगा। अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है हम उसकी बात करते हैं कि हमने n स्ट्रिंग्स मान लो माइनस कर दी, कि हमने ये 4 स्ट्रिंग है ये हमारी माइनस हो गई, तो अब जो बची हुई स्ट्रिंग है उसका मीडियन क्या होगा। तो मैंने कहा कि अगर वो तुम्हें फाइंड करना है तो पहले हम मीडियन कैसे फाइंड कर रहे थे, डायरेक्टली इसमें से मिडल एलिमेंट निकालते थे, उसका जो रैंक होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यानी कि एक तरह से 3 हमारा रैंक ही तो था। तो अगर अब जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है उसमें मैंने सबकी रैंक निकाल ली और सबकी रैंक में से जो मेरी रैंक सबसे बीच की होगी सब में से वही मेरा आंसर बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ ये n स्ट्रिंग माइनस करने का बाकियों के रैंक पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा कि यार ज़ीरो वाली तो मेरी जा चुकी है, ये मैंने डिलीट कर दिया है, ये n स्ट्रिंग्स में से है, तो ज़ीरो वाली की रैंक कुछ भी नहीं होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो फर्स्ट वाला है उसकी रैंक 1 की जगह 0 हो जाएगी, यानी कि एक रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि उसके आगे से एक एलिमेंट चला गया, 2 चला गया हमारा, 3 चला गया हमारा। तो 4 वाले की रैंक पहले क्या थी, 4 थी, लेकिन अब 4 वाले के आगे से कितने एलिमेंट चले गए, 0 2 3, 3 एलिमेंट चले गए, तो इसकी रैंक 4 से क्या हो गई, 1 हो गई। उसी तरह 5 की रैंक क्या हो गई, 2 हो गई, 7 की रैंक क्या हो गई, 4 हो गई। तो अब अगर मेरे पास किसी तरह ये सारी रैंक आ जाए नहीं, तो क्या मेरे लिए मीडियन निकालना बहुत ईजी नहीं हो जाएगा। मैं कहूँगा हाँ, रिमेनिंग स्ट्रिंग मेरे पास कितनी है, 4, इसका मीडियन क्या आएगा, 4-1/2, 3/2 = 1। तो जिसकी रैंक मेरी 1 होगी वो मेरा मीडियन आएगा, यानी कि 4 मेरा मीडियन आएगा, 4 की रैंक क्योंकि मेरी 1 थी और मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग प्रिंट करवा दूंगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि यार ये जो नई रैंक्स हमने निकाली है ये हम कैसे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि यार हमारा जो आंसर होगा, मान लो अब कुछ नेट बचता है, जैसे इस केस में 4 बचा था, तो 2 की पावर m में से हमने n स्ट्रिंग हटा दी तो ये मेरा नेट बच जाता है। तो ये मेरा नेट बचा -1/2, ये मेरा डिज़ायर्ड रैंक होगी। इस रैंक पे जो भी मेरा नंबर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग ही मेरा मीडियन होगा। तो मेरे पास डिज़ायर्ड जो रैंक है पहले तो मैंने वही पहले कंप्यूट करके रख ली। अब सबकी नई रैंक अगर मेरे को निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो मान लो अगर मैं x की बात करता हूँ, पर्टिकुलर x की, कि इसकी रैंक पहले किसी नंबर की रैंक मेरी x थी, मैं किसी तरह अगर ये निकाल लूँ कि यार इससे पहले कितने एलिमेंट रिमूव हुए हैं, तो क्या मेरी x की नई रैंक मुझे पता नहीं लग जाएगी। तो मैंने कहा हाँ पता लग जाएगी। मान लो y एलिमेंट ऐसे थे जो इससे पहले आते थे और वो डिलीट हो चुके हैं, तो x की नई रैंक क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। तो x की अगर मेरी नई रैंक इक्वल्स टू डिजायर्ड रैंक हो जाती है तो मेरा आंसर मेरे को मिल जाता है, यानी कि x मिल जाता है। लेकिन मान लो अगर x की नई रैंक अगर डिजायर्ड से बड़ी आती है तो मेरे को पता है यार x के बाद वाले नंबर भी पक्का नहीं होंगे, तो यानी कि बाइनरी रेंज मेरी
राइट साइड से रिड्यूस हो जाएगी। और अगर मेरी x की रेंज डिज़ायर्ड से छोटी आती है तो मेरे को पता है यार इससे पहले वाले भी अब नहीं होंगे, तो बाइनरी रेंज मेरी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो आई होप बाइनरी रेंज तुम्हें दिख गया होगा इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम को तुम इसी तरह सॉल्व करना। मैंने एक दूसरा मेथड लगाया है, तो जैसे मैंने करा है एक बार उसका भी कोड देख लेते हैं। वैसे मैंने तुम्हें बाइनरी सर्च का मेन बता दिया। तो यार हमने बिट मैनिपुलेशन पहले ही कवर कर लिया था। आज तुम देखोगे यार कोई एक टॉपिक पहले मैंने जो करवाया है उसका कितना ज़्यादा फायदा होता है फ्यूचर वाले टॉपिक्स में। तो मेरे को क्या गिवन था प्रॉब्लम में, n और m गिवन था। मैंने n और m इनपुट ले लिया। एक मैंने वेक्टर बना लिया है कि जितने भी मेरे n मेरे को मिलेंगे उस स्ट्रिंग का कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर क्या होगा मैं इस वेक्टर v में स्टोर करूंगा। क्योंकि मैंने बताया कि बाइनरी स्ट्रिंग पे काम करने के बजाय अगर हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर पे वर्क करेंगे तो हमारा कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने यार एक वेक्टर v बना लिया है, ग्लोबली बनाया है, इसलिए इसको बार बार क्लियर कर दिया है। तो इसमें क्या करा हमने, सिंपल स्ट्रिंग हमारी n स्ट्रिंग हमें इनपुट में मिलेगी, तो स्ट्रिंग मैंने इनपुट में ली। इस वेक्टर में मैं इस स्ट्रिंग का कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर डायरेक्टली कैसे डाल सकता हूँ, तो बिट सेट की मदद से डाल सकता हूँ। मैक्सिमम साइज मेरा 64 ले लिया है बिट सेट का। s मैंने स्ट्रिंग पास करी तो इस s वाले में अपने आप ही बिट सेट के अंदर वो स्ट्रिंग स्टोर हो गई। और हमें पता है कि यार बिट सेट में अगर हमारे पास कोई बाइनरी स्ट्रिंग पड़ी है तो उसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट करने का stl फंक्शन होता है टू यू लॉन्ग लॉन्ग। ये मैंने बिट मैनिपुलेशन की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा था, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। तो ऐसे करते करते हर एक स्ट्रिंग का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर हमारा क्या है वो मैंने अपने वेक्टर में स्टोर करवा लिया। और मैंने क्या करा, अपने वेक्टर को सॉर्ट कर दिया कि मैं सॉर्ट कर देता हूँ कि जितने भी नंबर मैंने डिलीट करे हैं वो सारे मेरे सॉर्टेड ऑर्डर में हों। अब ये सारे सॉर्टेड ऑर्डर में क्यों हों, तो बाइनरी सर्च के लिए मैंने सॉर्ट करा है, उसका यूज़ भी देखते हैं। मैंने एक मिड निकाल लिया। तो मिड बेसिकली क्या है, 2 की पावर m में से मैंने n एलिमेंट्स रिमूव कर दिए। तो अब मेरा क्या आंसर होना चाहिए, तो डिज़ायर्ड पोजीशन मेरी क्या होनी चाहिए, तो जो डिज़ायर्ड की बात कर रहा था डिज़ायर्ड रैंक मेरी क्या होनी चाहिए, तो ये मिड -1/2 ये मेरा डिज़ायर्ड आंसर होना चाहिए। कि यार अगर मैं एक भी स्ट्रिंग अपनी रिमूव नहीं करता तो मेरा ओरिजिनल आंसर क्या होता, मिड -1/2। तो अब मैंने एक फंक्शन बनाया वाइल गेट लेस आंसर। आंसर को मैंने स्टार्टिंग अपनी डिज़ायर्ड रैंक से ही करी कि सबसे पहले मेरी जो रैंक होनी चाहिए थी मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। तो गेट लेस ऑफ आंसर जब तक मेरा लेस देन इक्वल्स टू मेरा डिज़ायर्ड है तब तक मैं आंसर को बढ़ाता जाऊंगा, यानी कि एक एक करके मैं रैंक अपनी बढ़ाता जाऊंगा। n तुम देख रहे हो n प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा छोटा था, यानी कि n हमारा प्रॉब्लम में सिर्फ 100 है। तो यानी कि किसी की भी रैंक कितनी अफेक्ट हुई होगी प्रॉब्लम में, तो वो 100 तक ही हुई होगी। तो अगर मैं बीच की रैंक से स्टार्ट करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाइल लूप मेरा कितना चल सकता है, मेरे को 100 प्लेस तक जाना पड़ सकता है कि बीच की रैंक से पहले जो 100 एलिमेंट थे वो सारे रिमूव हो गए, तो मेरे को बस 100 प्लस आगे तक जाना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा के अपना आंसर गैस करने की जगह सिंपल आइटरेटिव वे में भी कर सकता था। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें थ्योरेटिकल में समझाया, तुम बाइनरी सर्च में भी कैसे अपना आंसर एज्यूम करके निकाल सकते हो सबकी रैंक, तो वही काम तुम तो यही काम तुम उससे भी कर सकते हो। तो गेटलेस फंक्शन क्या कर रहा है मेनली हम वो देखेंगे। ये हमारा मेन मोटो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। गेटलेस फंक्शन के अंदर भी मैंने बाइनरी सर्च का यूज़ करा है किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने जो आंसर एज्यूम करा है इसकी रैंक क्या आती है। अगर इसकी रैंक हमारी लेस देन इक्वल्स टू डिज़ायर्ड रैंक है तो हम आंसर को प्लस करते जाएंगे। जैसे ही इसकी रैंक बड़ी हो जाएगी मेरे डिज़ायर्ड से, ये लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा। और मेरा हमेशा ये लूप कब ब्रेक होगा, जब मेरी डिज़ायर्ड से रैंक बड़ी हो जाएगी। तो एक बारी मैंने माइनस माइनस कर दिया तो वो डिज़ायर्ड के इक्वल आ जाएगी। एक बारी मेरे को पता चल गया कि कौन सा नंबर है, मतलब कौन सी मेरी रैंक है, तो मेरा आंसर क्या होना था, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी मैंने बिट सेट से डायरेक्टली कन्वर्ट कर दी। तो बिट सेट ऑफ 64 आंसर करा, तो मेरे को पता है कि इंटीजर में अगर इसमें पास करूंगा तो ये बिट सेट इसको बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर देगा। बाइनरी फॉर्म से टू स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर लिया, डायरेक्टली बाइनरी फॉर्म से उसका स्ट्रिंग बना दिया। और इस स्ट्रिंग में से भी हमें क्या लेंथ लेनी थी उस स्ट्रिंग की। अब यार इसमें लीडिंग जीरो तो हो सकते हैं कि मान लो हमारा 5 है और मैंने बिट सेट 64 साइज का लिया है, तो 5 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी उसके आगे बहुत सारे वंस होंगे। लेकिन हमें प्रिंट क्या करवाना था, m लेंथ की स्ट्रिंग प्रिंट करवानी थी। तो जो मेरी स्ट्रिंग आई उसका सब स्ट्रिंग ले लो 64 - m, जो 64 में से रिमेनिंग
जो रह जाता है वो स्ट्रिंग मैं रिमूव कर दूंगा और जो मेरा एम लेंथ की स्ट्रिंग रह जाएगी वो आराम से प्रिंट हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं यार ये गेटलेस फंक्शन कैसे रैंक निकाल रहा है। तो गेटलेस फंक्शन सिंपली क्या करेगा, अपना एक कोई भी इंटीजर लेगा कि जिसकी हमें रैंक निकालनी थी। तो इसकी करंट पोजीशन क्या होगी, अगर हमने कुछ भी डिलीट नहीं करा होता तो इसकी करंट पोजीशन यही नंबर होता, लेकिन हमने कुछ एलिमेंट्स डिलीट करे हैं। तो जैसा मैंने बताया था, किसी एलिमेंट की रैंक अगर x है और मैंने स्टार्टिंग के उससे छोटे y एलिमेंट्स रिमूव कर दिए हैं तो इसकी नई रैंक हो जाएगी x माइनस वाई, इसकी नई रैंक हो जाएगी। तो अगर इसकी रैंक आंसर है तो मेरे को कितना माइनस करना है आंसर में से, तो वो काउंटलेस वेरिएबल में काउंट कर लिया लोअर बाउंड का यूज़ करके कि यार लोअर बाउंड मेरे को कौन सी पोजीशन देता है। लोअर बाउंड मेरे को उसकी पोजीशन देता है कि कभी भी कोई भी पहला एलिमेंट हमें ऐसा मिलता है जो आंसर के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। तो आंसर के इक्वल या उससे बड़ा एलिमेंट जो भी होगा उसकी पोजीशन दे देगा, उससे हम बिगिनिंग की पोजीशन माइनस करेंगे तो कितने एलिमेंट आंसर से छोटे हैं जो मेरे माइनस हुए हैं वो डायरेक्टली मेरा काउंटलेस में काउंट हो जाएगा। और करंट पोजीशन में से मैं काउंटलेस माइनस करूंगा तो मेरा जो नया पोजीशन होगा वो मेरा रिटर्न कर देगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा यार लोअर बाउंड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अपर बाउंड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, डायरेक्टली हम कितने सारे काम इनसे कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चल गई होगी। अगर इस प्रॉब्लम में कुछ भी डाउट रह जाता है तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।